बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ना, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अच्छा, इनकम टैक्स, इनकम पर आप टैक्स पे करते हैं, तो पहले हमें समझना ये है कि इनकम किसे कहते हैं। अच्छा, बात ये कि साहब इनकम में और रिसीट में फ़र्क होता है। अच्छा, क्या फ़र्क है? देखिए, बात ये कि साहब वो रिसीट्स जो हमारी इनकम है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, और वो रिसीट जो हमारी इनकम नहीं है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। अच्छा, इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स ये हैं कि भी आप अपने पेरेंट्स से अमाउंट रिसीव करते हैं, क्या वो आपकी रिसीट है? यस, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है। ओके। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जो आपको सैलरी मिलती है, क्या वो आपकी इनकम है? यस, ठीक है ना। तो वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। तो आपकी इनकम भी है और आपकी रिसीट भी है। अच्छा, एक और एग्जांपल सुनिएगा। अगर आप कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करें, साल में एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, और जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं वो आकर के आपको गिफ्ट देते हैं, तो क्या वो आपकी रिसीट है? ऑफ कोर्स, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप कहीं जॉब करेंगे या बिजनेस, कोई शोरूम है, कोई गोडाउन है, तो डेफिनेटली वो आपकी इनकम होगी। ओके। अच्छा, अब इसके बारे में मजीद कंसेप्ट ये, अच्छा ये चार्ट आपको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, द रेवेन्यू शीट इज इनकम अनलेस इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। तो बात है कि साहब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहाँ सेक्शंस ख़त्म होते हैं वहाँ फिर फर्स्ट शेड्यूल है जो कि इनकम टैक्स रेट्स का है। उसके बाद है सेकंड शेड्यूल। अच्छा, सेकंड शेड्यूल में एग्जम्पशंस के बारे में गिवन है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाय नेचर रेवेन्यू रिसीट हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको क्या किया है? एग्जाम कर दिया है। अच्छा, इसकी दो एग्जांपल्स आप सुन लें। एक तो है, वैसे तो खैर एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लेकिन दो एग्जांपल्स उसकी ये हैं कि पाकिस्तान में एगल्स इनकम एग्जाम्प्ट है। हाँ, एगल्स इनकम पर प्रोविंशियल लेवल पर थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो हमारा फेडरल लॉ है, दैट इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। ओके। इससे किसी एक और चीज़, अगर आप वैसे कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, इनकम टैक्स। लेकिन अगर आप आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, ओके, और वो आप एक्सपोर्ट करें किसी फॉरेन एंटिटी के लिए, आप सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उसकी वेबसाइट बनाते हैं, तो वो जो आपकी इनकम होगी वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगी। ओके। अच्छा ना, उसके बाद फिर कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस इज स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, ठीक है ना। तो बात है कि साहब कैपिटल रिसीट जो कि आपकी इनकम नहीं होती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ पर्टिकुलर कैपिटल रिसीट्स ऐसी हों जिनके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस स्पेसिफिक प्रोविज़न आ जाए कि आप इस पर ज़रा थोड़ा टैक्स पे कर दें। ओके। तो उसे हम कहते हैं डीम्ड इनकम। तो डीम्ड इनकम का मतलब क्या हुआ? डीम किसे कहते हैं? जो कि एज सच नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करें कि वो आपकी इनकम है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये पहले हम आते हैं रेवेन्यू रिसीट वाली साइड पर, कि अगर आपके पास बाय नेचर कोई रेवेन्यू रिसीट है। अच्छा, ये भी हमें डिस्कस करना बाकी है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हम किसी भी रिसीट को रेवेन्यू रिसीट कहेंगे या फिर कैप रिसीट कहेंगे। एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस की हैं, लेकिन क्राइटेरिया डिस्कस करना अभी बाकी है। अच्छा, अगर बाय नेचर रेवेन्यू रिसीट है तो फिर ऑर्डिनेंस ने क्या किया, उसको 5 हेड्स में डिवाइड किया। अच्छा, ये आप ज़रा कॉपी कर लें। ये क्या है? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। अच्छा, हर हेड का सेपरेट चैप्टर है, डिटेल में डिस्कशन होना बाकी है। लेकिन यहाँ अगर हम इनिशियल डिस्कशन करें तो सुने, सैलरी क्या है? अगर आप कहीं जाके जॉब करते हैं, तो अगर आप कहीं जाके बन जाए एम्प्लॉई, तो एज एन एम्प्लॉई जो कुछ भी आप रिसीव करेंगे वो सैलरी का पार्ट होगा। फिर हम चैप्टर नंबर 3 में जाके इंशाल्लाह देखेंगे कि सैलरी का हर कंपोनेंट टैक्सेबल नहीं है, कुछ टैक्सेबल हैं, कुछ एग्जाम्प्ट हैं, किसी केस में कुछ स्पेसिफिक फार्मूला है। ओके। वो सारा हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जा कर के देखेंगे। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर किसी का काम ही यही है प्रॉपर्टीज़ परचेस करना और सेल करना, तो वो उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो उसके लिए बिजनेस इनकम होगी। ठीक है। तो फिर प्रॉपर्टी इनकम में क्या आएगा? वो आएगा
रेंटल इनकम, कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई ओपन प्लॉट है और आप उसको अगर रेंट पर दे देते हैं तो फिर जो रेंटल इनकम है वो किस में टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारी बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 7 मौजूद है। अच्छा, फिर बिज़नेस तो खरा आसान है, कोई भी आप बिज़नेस करें, कोई शोरूम खोलें, कोई गोडाउन खोलें, कोई मैन्युफैक्चरिंग करें, ओके। अच्छा, इसमें फिर बिज़नेस इनकम में सर्विस इनकम भी आ जाती है अदर देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, उसने क्लिनिक खोल लिया है, तो वो उसकी सर्विस इनकम होगी, ठीक है। सीए फर्म क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज, तो उनकी बिजनेस इनकम कहलाती है। अच्छा, कैपिटल गेन, तो इसमें एक डेफिनेशन है कैपिटल एसेट, ओके। अच्छा, उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ शेयर्स, कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करें, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक में लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, तो उस शेयर्स को परचेज करने पर और जो बाद में सेल करेंगे, तो सेल के वक्त जो आपका गेन होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा, और अगर लॉस होगा तो फिर वो कैपिटल लॉस होता है। इससे कि सही है आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, अदर सोर्स क्या है? ये एक तरह का आपका रेजिडुअल क्लॉज है, ये एक तरह का आपका ब्लैंकेट प्रोविजन है कि अगर कोई इनकम टैक्सेबल है, रेवेन्यू शीट है, टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है, और अगर वो शुरू के 4 हेड्स में कवर ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और कुछ तो ऐसे स्पेसिफिक इनकम उन्होंने बता दी कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होंगी, जैसे कि रॉयल्टी इनकम, अगर आप कोई बुक लिखे हो किसी पब्लिशर से आप रॉयल्टी रिसीव करें, ठीक है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी, ओके। अच्छा, अब उसके बाद आइए आप कैपिटल स्टेट। अच्छा, ये हमने स्टेटमेंट कैसे मुकम्मल किया कि कैपिटल स्टेट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स एज डीम्ड इनकम, ओके। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स तो कई ज़्यादा हैं, लेकिन हम फिलहाल 2 एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, उसमें एक है लोन। अच्छा, अगर आप किसी से लोन रिसीव करते हैं, ठीक है, तो लोन रिसीव करना बिल्कुल भी आपकी इनकम नहीं होती है, ठीक है, ना अकाउंटिंग के कंसेप्ट के हिसाब से और ना ही इनकम टैक्स के जो नॉर्मल कंसेप्ट हैं उनके हिसाब से। लेकिन बात यह है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन नंबर 39, हमारा चैप्टर नंबर 9 में उसको कवर किया हुआ है। यहाँ उन्होंने बात मेंशन कर दी कि अगर आप किसी से लोन रिसीव करते हैं, तो वो लोन रिसीव करेंगे आप थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आपने कैश लोन रिसीव कर लिया तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है। बेशक जेन्युइन लोन हो, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिसने लोन दिया वो कंफर्म भी कर रहा है कि हाँ मैंने लोन दिया है, लेकिन वो आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी, ओके। तो बैंकिंग चैनल क्या होता है कि जो लोन दे रहा है तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो या क्रॉस चेक हो या पे ऑर्डर हो या जो भी हो, और फिर आप अपने बैंक से फिर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेटली हम उस लोन की बात कर रहे हैं जो आप अकाउंट्स में शो करें या इनकम टैक्स से किसी डॉक्यूमेंट में आपको शो करना पड़े। अगर कोई थोड़ा बहुत पर्सनल लोन है, ओके, तो वो डेफिनेटली तो कोई शो नहीं होता, ओके। अच्छा, इसी की सही एक और एग्जांपल है अनएडजस्टेबल एडवांस। तो बात यह है कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपने उसको रेंट पर दे दिया, तो जो टेनेंट से आप रिसीव करेंगे मंथली रेंट वो तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन बात है कि साहब आप आमतौर पे बहुत कॉमन है कि आप अपने टेनेंट से रिसीव करते हैं डिपॉजिट एज वेल, ओके, रेंट भी रिसीव करते हैं और डिपॉजिट भी। अच्छा, ये रेंट आमतौर पर अनएडजस्टेबल होता है, यानी रेंट वो पूरा पे करेगा और आप जो है वो डिपॉजिट अपने पास रखेंगे। कब तक? जब तक वो प्रॉपर्टी वेकेट ना कर दें, ओके। अच्छा, अब ये जो डिपॉजिट है ये तो एक अमानत है, रिफंडेबल है, ये आपकी इनकम तो किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन नंबर 16 में उन्होंने बताया कि साहब ये आपकी इनकम हो जाएगी, इसको आप रेंट में शामिल करें। पूरी अमाउंट एक साथ शामिल नहीं करनी, उसको कुछ प्रोपोर्शन करके शामिल करना है। उसका जिक्र हमारे चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा, ओके। अच्छा ना, अब उसके बाद एक मसला और आता है, वो ये कि कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दी जो बहुत क्लियर कट थी कि साहब आपने पेरेंट्स अमाउंट रिसीव किया, कैपिटल शीट है, कहीं जॉब की, वो आपका क्या होगा? रेवेन्यू शीट हो जाएगी। लेकिन कुछ केस में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपने क्लोज रिलेटिव से बर्थडे पार्टी की गिफ्ट रिसीव करें,
तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होते हैं। लेकिन स्टेट बैंक का जो प्राइस बॉन्ड है, अगर कोई वो परचेस कर ले और स्टेट बैंक से उसको प्राइस मनी मिले, तो वो जो प्राइस मनी है क्या वो टैक्सेबल होगी? तो इस केस में कोई कह सकता है कि हाँ वो टैक्सेबल होगी, कोई कह सकता है नहीं जनाब वो तो जस्ट लाइक गिफ्ट कैपिटल शीट में आना चाहिए। तो उसमें कोई डिस्प्यूट हो सकता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये बात है ज़रा पुरानी। पाकिस्तान में कुछ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती है ना, अच्छा इनमें ज़्यादातर क्या होता है कि वो पाकिस्तानी कंपनीज होती हैं, लेकिन उसके ज़्यादातर शेयर्स किसी बाहर की कंपनी के होते हैं। तो वो जो फॉरेन कंपनीज हैं वो होल्डिंग कंपनी होती हैं, और पाकिस्तान में जो कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी होती हैं। अच्छा, शुरू में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, फिर उन्हें लॉसेस होना शुरू हुए। ओके, जब लॉसेस होना शुरू हुए तो फिर पेरेंट कंपनी ने उन्हें लोन दिया बैंकिंग चैनल के ज़रिए। ओके, जो कि लोन टैक्सेबल नहीं था। लेकिन जब लॉसेस ज़्यादा बढ़े तो उन्होंने क्या किया, होल्डिंग कंपनी ने, कि जो लोन उन्होंने दिया था अपने सब्सिडी को, उसको उन्होंने वेव कर दिया, माफ़ कर दिया। अच्छा, जब लोन वेव कर दिया उन्होंने, तो जो एफबीआर है, अच्छा एफबीआर कौन है? ये तो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। उनके जो लोकल ऑफिस होते हैं उनमें जो की पर्सन होता है उसे हम कहते हैं कमिश्नर। तो कमिश्नर ने उसको टैक्सेबल कर दिया कि तो ये तो रेवेन्यू शीट है, इस पर तो आपको इनकम ट्रीट करते हो, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, हम जो टैक्स पेयर थे, टैक्स प्रैक्टिशनर थे, उनका ख्याल था कि नहीं ये तो कैपिटल शीट है। तो जब इस तरह का कोई डिस्प्यूट रेस हो जाए तो हम क्या करें? अच्छा, उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? एक तो है एफबीआर का सर्कुलर। अच्छा, एफबीआर का सर्कुलर जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा तो वो अपनी जगह है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि जहाँ डिस्प्यूट हो तो मामला जा सकता है कोर्ट्स में। अच्छा, इनकम टैक्स के लिए कुछ हैं अपीलेट फोरम्स। उनमें जो हायर लेवल के, फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं, उनमें है सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं। ओके, अच्छा ना, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो क्या हम उसको फॉलो करेंगे? ऑफ कोर्स हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो जहाँ इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स हुए तो फिर मामला गया कहाँ पर? कोर्ट में। अच्छा, अब कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए हैं। अच्छा, कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं वो ज़रा लंबे चौड़े हैं। और दूसरी बात है कि साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, केस लॉस हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट ऐसा है भी नहीं। लेकिन हमने काम ये किया है कि उन जजमेंट्स की एक बनाइए समरी, ताकि हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा सकें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये करेंगे कि आपको बताएंगे कोर्स ने क्या किया। उन्होंने क्या, एक काम करें कि रिसीट्स को दो में डिवाइड करें, विद एक्टिविटी और विदाउट एक्टिविटी। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।